जैसे कि आपको पता है कि भारत के जो रिलेशन है, भारत के जो संबंध हैं, वो अमेरिका के साथ इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी हाल में ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी यूएसए की जो विजिट थी वो काफी प्रोडक्टिव रही या सफल रही। हम वो सारे आयाम समझेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या परिचय क्या है भारत और अमेरिका के बीच में, क्या इंट्रोडक्शन है। हम सारे वो आयाम डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक बातें समझी जाए। बेसिक बातें यहाँ पे ये है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय शीत युद्ध की पोजीशन थी। शीत युद्ध की पोजीशन थी। शीत युद्ध का मतलब होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में कोई भी दो देश आपस में युद्ध नहीं करते, उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा रहती है, एक होड़ रहती है। ऐसी ही होड़ उस समय जो दो ब्लॉक थे, एक यूएसए का ब्लॉक था और एक यूएसएसआर का ब्लॉक। यूएसएसआर का विघटन हो चुका है और विघटन होने के बाद ये जो देश हैं, आप इनको मध्य एशिया और रशिया के रूप में देख सकते हैं। तो मतलब पहले जो विश्व था शीत युद्ध के समय, दो शक्तियां प्रमुख थी जिसे हम द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कह सकते हैं। द्विध्रुवीय का मतलब होता है जिसे हम इंग्लिश में बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उस समय व्यवस्था जो है यूनिपोलर बन गई, एक ध्रुवीय बन गई। पूरे विश्व में अमेरिका ही एक सुपर पावर के रूप में सामने आया। अब जब हमने देखा इस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, 1947 में, तो हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम अपने देश को एक स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में कैसे आगे लेके जाएं। कि पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारी विदेश नीति को क्या दिशा देनी है, क्या दिशा देनी है, ये जिम्मा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मिस्र है, इंडोनेशिया है, यहाँ इन देशों ने मिलके, क्योंकि अभी हाल ही में आजाद हुए थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्या ऐसा करें कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति हो। तो इसलिए उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो चलाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम शॉर्ट में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन को, इसका उद्देश्य ये था कि ना तो हम यूएसए के गुट में हैं और ना ही हम यूएसएसआर के गुट में। हम किसी भी ब्लॉक में नहीं है, इनसे भी हमारी दोस्ती है और इनसे भी हमारी दोस्ती है। ये जो नेम है, ये पूरे जो विश्व व्यवस्था है उसमें कोई निष्क्रियता की नीति नहीं थी। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। निष्क्रियता का मतलब होता है कि जो विश्व में चल रहा है उससे हम निष्क्रिय हैं, हम एक्टिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं था। इस चीज को मैं बहुत इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे एक्टिव मोड में थे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो सक्रिय थी, एक्टिव मोड में थी। और एक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि हमने दोनों ध्रुवों से दूरी इसलिए बना के रखी ताकि भारत जो है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना सके। कारण ये था कि अगर हम इस ग्रुप में शामिल हो जाते तो हमें इनकी बात माननी पड़ती, और इस ग्रुप में शामिल हो जाते तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता, तो हमारी कोई भी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रहती। इसलिए हमने नेम को अपनाया। ठीक है, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, सब हमारे दोस्त।
आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के आप देखेंगे कि जो अमेरिका की विदेश नीति रही है, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे आपसे बात करना चाहूंगा 1971 के बारे में। 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया गया, बांग्लादेश को आजादी मिली, उस समय हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और पाकिस्तान के युद्ध के समय कह सकते हैं, पाकिस्तान से भारत का जो युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को हेल्प किया। और ऐसे में हमें इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, दोस्ती की संधि की थी रूस के साथ। कि हम बात कर रहे हैं 1971। उस समय जब रशिया के साथ हमारी दोस्ती हो गई तो रशिया ने हमें हेल्प किया। उसके बाद हम बात करेंगे टेररिज्म की, बात करेंगे आतंकवाद की, बात करेंगे टेररिज्म या आतंकवाद की बात करेंगे। तो यहां पर एक सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि टेररिज्म के मुद्दे पर चूंकि भारत में कश्मीर को एक 370 के अंतर्गत एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, तो हमेशा पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में हमेशा रहा है। भारत ने इस मुद्दे को कई मुद्दों पर कई जगह उठाया, लेकिन अमेरिका को भी कई बार समझाया गया, लेकिन अमेरिका के समझ में नहीं आया। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पर जब घटना हुई 9/11 की, तो आतंकवाद का दर्द क्या होता है ये अमेरिका को समझना है। और तब से अमेरिका की जो पोजीशन है, उसकी स्थिति है आतंकवाद को लेके, वो बदली है। और हमेशा अमेरिका ने पैसे से पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान ने हमेशा उस पैसे को आतंकवादी कार्यों के लिए लगाया और भारत के विरोध में लगाया, भारत के विरुद्ध खर्चा किया उसने। उसके बाद फिर एक ऐसी स्थिति आई कि जब अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है, चीन जो है, एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नाभिकीय हथियार। और चाइना ने ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान को ट्रांसफर की। तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, जो कि हम अहिंसा की बात करते हैं, तो भारत ने नाभिकीय हथियार का टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। और जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, इसलिए किया क्योंकि पड़ोस में अगर कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नाभिकीय हथियार हैं, भारत की जो सुरक्षा है वो खतरे में। और इसको देखते हुए भारत ने क्या किया कि न्यूक्लियर टेस्ट किए। और न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद फिर जो है भारत पर आर्थिक रूप से जो है काफी प्रतिबंध झेलने पड़े पूरी दुनिया से कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया। भारत जो है कोई भी ऐसी संधि जो कि पक्षपातपूर्ण है, भारत उसका विरोध करता है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे जब कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई आगे, तो बाद में हम देखते हैं कि इस दौर में एक न्यूक्लियर डील होता है, एक न्यूक्लियर डील होता है। वो न्यूक्लियर डील जिसको हम न्यूक्लियर डील को नाभिकीय समझौता कहते हैं। ये नाभिकीय समझौता जो है 2008 में हुआ है, इसको 123 न्यूक्लियर डील, नाभिकीय टेक्नोलॉजी, नाभिकीय जो भी चीजें हैं वो भारत को मिल सके, क्योंकि भारत ने वैसे भी एनपीटी सीटीबीटी वगैरह में साइन तो किए नहीं भारत ने, लेकिन फिर भी ये समझौता भारत के साथ हुआ। ये पृष्ठभूमि में आपको बता रहा हूं ताकि भारत और अमेरिका के संबंधों को समझने में आपको मदद मिले। उसके बाद फिर हम सीधा अमेरिका के संबंध धीरे धीरे हमारे साथ इंप्रूव होते चले गए। और अब हम सीधे आ जाते हैं 2023। ऐसे तो देखा जाए 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद हमने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अच्छा
कह सकते हैं अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास किया हमेशा। लेकिन हमारी ये 2023 की जो मोदी जी की विजिट है, अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मुझे लगता है कि सारी चीजें हम ठीक से समझ पाएंगे। आज सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया की स्थिति काफी बदली है, जिसे हम वैश्विक व्यवस्था कहते हैं, जिसे हम वैश्विक व्यवस्था कहते हैं। वैश्विक व्यवस्था का मतलब होता है ग्लोबल ऑर्डर। तो आज कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद जो विश्व व्यवस्था में जो बदलाव आया है, रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद जो बदलाव आया है, उसमें आज जो भारत की स्थिति है, क्योंकि भारत आज एससीओ की G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत की आज जो स्थिति बदली है वो एक उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ जो है इमर्जिंग इकोनॉमी तो है ही है, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने अमेरिका में ये कहा कि हम जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे, अभी देखना बाकी होगा कि कब बनेंगे। लेकिन अमेरिका में हमारी जो आज पोजीशन है, इज्जत है, रिस्पेक्ट मिली है हमको, तो उसमें वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, भारत की स्थिति काफी ग्लोबल पोजीशन पे या ग्लोबल कह सकते हैं सिनेरियो में, इरा में काफी कह सकते हैं चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्म हुई है, हमारी इज्जत काफी बड़ी है, कहने का मतलब इमेज काफी अच्छी हुई है। मतलब पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि ग्लोबल साउथ है, जिसमें एशिया अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, दक्षिण अमेरिका की कंट्री हैं, जो कि गरीब हैं, शोषित हैं, भारत इनकी आवाज बन सकता है। इसीलिए भारत ने जो है ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया और ऐसे देशों को ये विश्वास दिलाया कि हम आपकी बात को रखेंगे। इसी संदर्भ में भारत ने G20 की सदस्यता में अफ्रीका यूनियन को जोड़ने के लिए बात चलाई है, बात उठाई है। तो इससे ये छोटे छोटे देशों को, ग्लोबल साउथ के देशों को ये भरोसा हो गया कि भारत एक नेतृत्व प्रदान अच्छी तरीके से करेगा दुनिया को, और दुनिया की जो भी आज समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भारत जो है कहीं ना कहीं सक्षम है, पूरी दुनिया के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, ये समझ में आया। ये हमने विश्व व्यवस्था की स्थिति आपके सामने रखी है आज। दूसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो बदलती हुई विश्व अर्थव्यवस्था है, हम इसी संदर्भ में थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे कि इसीलिए अमेरिका और भारत जो है साथ में आए हैं कि हम, भारत एक ऐसा कह सकते हैं सहयोगी की भूमिका में भारत आएगा। दूसरी जो चाइना फैक्टर है, पहला फैक्टर हमने बदलती हुई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में बताया है, दूसरा जो चाइना एक कारक है, चाइना कारक कह सकते हैं, चाइना फैक्टर कह सकते हैं। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो जो इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है? इंडो पैसिफिक का मतलब ये है कि जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, उसका जो क्षेत्र है उसे हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। इस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर भी है, जिसे हम साउथ चाइना सी कहते हैं। चीन के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, रिलेशन बहुत डिस्टर्ब है, और रिलेशन बहुत डिस्टर्ब होने के कारण वो चाइना काफी अग्रेसिव बना हुआ है, विस्तारवादी नीति है उसकी, चाइना का डोमिनेंस सब जगह हो रहा है, पड़ोसी देशों को, चाहे वो मालदीव हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, सभी जगह वह मतलब अपने उसका जो जाल है BRI, बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो, तो चाइना की जो आज स्थिति है, चाइना जिस प्रकार से सरदर्द बना हुआ है जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, या फिलीपींस के लिए, वियतनाम के लिए, तो मतलब सब लोग ये देख रहे हैं कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये प्रश्न है यहाँ। तो अब अमेरिका सोच रहा है कि अगर हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बना रहना है, या वहां के मुद्दे हैं वो चर्चा में हमारी पकड़ होनी चाहिए उन पे,
तो भारत उसमें एक सशक्त भूमिका अदा कर सकता है। तो ये एक एंगल है, ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे के करीब आए। और जैसा कि आपको पता है कि चाइना की जो नियति है वो खराब, क्योंकि गलवान में जो हुआ, हमेशा हमारे विदेश मंत्री साहब जो है उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कल ही की बात, कि भारत और चीन के जो संबंध हैं सबसे खराब स्थिति में इस समय चल रहा है। तो ऐसे में भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो काफी बड़ी हुई है। देखिए, एक संगठन है, हम इसी मुद्दे पे बाद में लौटेंगे, बट एक बात मुझे याद आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नाटो कहते हैं, और ये जो नाटो है ये पश्चिमी देशों का संगठन है, रशिया के विरोध में बनाया गया, ताकि इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी देश पर अटैक होगा हमारे किसी मेंबर पर, तो हम सब मिलके उसका मुकाबला करेंगे। और नेटो जो है कहीं ना कहीं रशिया को घेरता है, तो रशिया की ये एंटी है। ऐसी स्थिति में आपको मालूम होगा कि यूक्रेन भी बोल रहा था कि हम भी नेटो के मेंबर बनेंगे। रशिया ने कहा भाई तुम मेरे छोटे भाई हो, मान जाओ, मत जाओ उस पाले में। लेकिन यूक्रेन ने सुनी नहीं। अब रशिया भी क्या करता, क्योंकि पानी गले गले का आ गया था, ये तो कर दिया उसने। अब स्थिति ये है कि जो अभी फिनलैंड उसका सदस्य बन गया है, स्वीडन भी बनना चाहता है, लेकिन स्वीडन ने क्या किया, स्वीडन ने अपने यहाँ कुरान जला दी। उसकी अदालत ने जो है इजाजत दे दी और एक व्यक्ति ने कुरान जला दी वहां। तो ऐसी स्थिति में जो तुर्की है, जो टर्की है, वो गुस्सा हो गया कि नहीं साहब, हम तो तुम्हें अभी नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो है वही नेटो की बात, ये तो नेटो की बात। अब एक और है जिसे हम कहते हैं नेटो प्लस। नेटो प्लस, अभी आप बोलेंगे नेटो प्लस क्या है, तो देखिए अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसी प्रकार की एक जो अलायंस है, एक गठबंधन है, ये बनाने की बात ये जो है बना हुआ है। मतलब ये अभी इनिशियल फेज में है, स्टार्टिंग में है। नेटो प्लस जो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वहां पे चीन को कैसे घेरा जाए, ये तो रशिया को कैसे घेरा जाए, यहाँ पे चीन को कैसे घेरा जाए, कैसे उसको काउंटर किया जाए। तो इसमें प्रमुख 5 देश हैं नेटो प्लस। हम नेटो प्लस पे कभी चर्चा करेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। अभी सिर्फ इतनी समझने की आवश्यकता है कि नेटो प्लस जो है एक इंडो पैसिफिक में कह सकते हैं कि ग्रुपिंग है, और ये ग्रुपिंग में अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था, भारत को इनवाइट किया गया था कि आप नेटो प्लस में शामिल हो जाए। भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि नेटो प्लस में हम शामिल नहीं होंगे। हम इसलिए शामिल नहीं होंगे नेटो प्लस में क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये रशिया और चाइना के खिलाफ है। मतलब ये गठबंधन है, और भारत की विदेश नीति पहले से कि हम गठबंधन में नहीं बनाएंगे, कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे। तो विदेश मंत्री साहब का कहना ये है कि ये टेम्पलेट ये हमसे मैच नहीं करता, ये एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, इसी कारण हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं फिर इंडो पैसिफिक में, हम क्या कर रहे हैं, और ये इंडो पैसिफिक की इतनी बात क्यों हो रही है? बात ये है क्योंकि देखिए दक्षिण चीन सागर जो है उसमें से बहुत सारे शिप जो है निकलते हैं, वो एक ट्रेड रूट है, व्यापार का रास्ता है, मिनरल्स हैं, फिशिंग है। और अगर कोई एरिया पे कोई एक देश पर्टिकुलर वहां पे कब्जा कर ले, बोले मेरा है, तो दूसरे देशों के लिए स्थिति खराब हो जाएगी। आपको पता होगा बीच में फिलीपींस के साथ में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैटर गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई चाइना को पता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन चाइना ने इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं मानी। तो हम हमेशा क्या बात करते हैं, हम हमेशा एक बात करते हैं कि देशों को इंटरनेशनल लॉ को मानना चाहिए, ये भारत का स्टैंडर्ड।
भारत हमेशा ये कहता है कि हमें जो अंतरराष्ट्रीय जो लॉ है उसे हमें मानना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानून को हमको मानना चाहिए। अगर हम अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं मानेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। किसी भी देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक होना चाहिए ये ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? खुला और समावेशी, खुला और समावेशी। अब ये जो खुला और समावेशी की जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ इंडो पैसिफिक की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, भारत का हमेशा स्टैंड यही है कि ओपन होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए इंडो पैसिफिक। और ये हम हमेशा जहां भी मिलते हैं हम वहां कहते ही हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र के लिए हम कुछ देश एक साथ आए हैं। कौन कौन आया है? इसमें जापान आया है, जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया आया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएसए। ये हम देशों ने क्या बनाया है? हम लोगों ने बनाया है क्वाड। हमने यहाँ पे क्वाड बनाया है। क्वाड में ये ध्यान रखना है कि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। फिर से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो मिलिट्री अलायंस होता तो भारत उसमें शामिल नहीं होता कि भारत की विदेश नीति के अगेंस्ट थी। तो भारत किसमें शामिल हो गया है? भारत क्वाड में शामिल है। नेटो प्लस में हमने क्यों मना किया, ये आपको बात पता चल गई। हमने नेटो प्लस में क्यों मना किया? ठीक है साहब, ये क्वाड की बात हो गई। क्वाड में हम लोग हैं और हम लोग यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसको हम बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। हम मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं इन देशों के साथ, मालाबार संयुक्त अभ्यास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चाइना का जो फैक्टर है ये ऐसा फैक्टर है कि जिसमें हम दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस की। हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से मुद्दों पर हम एक दूसरे के साथ हैं, ये मुद्दा चला। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू की बात करेंगे तो कॉमन वैल्यू में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की बात करें। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया हमें समझना बहुत जरूरी है कि दोनों ही, अमेरिका विश्व का लोकतंत्र है, भारत भी लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो हम दोनों के बीच में क्या चीजें कॉमन है? लोकतंत्र कॉमन है, डेमोक्रेसी कॉमन है। और डेमोक्रेसी का जहां शब्द आती है, डेमोक्रेसी की जहां बात आती है तो हम प्राउड फील करते हैं, हमें घमंड आ जाता है। घमंड शब्द गलत होगा, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हम एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज में चलते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारे कुछ मूल्य हैं, हमारे लोकतंत्र के कुछ मूल्य हैं, वैल्यूज, जैसे कि लिबर्टी है, जैसे कि इक्वालिटी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जैसे कि जस्टिस है, न्याय है, राइट। ये सारे वैल्यूज हैं। डाइवर्सिटी है, विविधता है, मल्टीकल्चरलिज्म है, ये अमेरिका में भी है और ये भारत में भी। तो ये हमारे कुछ कॉमन वैल्यूज है और कॉमन वैल्यूज के लेके हम चल रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पुराना लोकतंत्र है, भारत विशाल लोकतंत्र है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, हम कुछ ऐसे भी संबंध देखेंगे जहां पर भारत की एक विशाल जनसंख्या है, दुनिया में आज कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बन गया भारत। तो अमेरिका ये सोचता है कि भारत एक बाजार है, एक मार्केट है, जिसको यूएसए अपने लिए जो है यूज कर सकता है। तो क्या मतलब हो गया कि अमेरिका के लिए भारत एक बाजार है, विशाल बाजार, ऐसा पॉइंट आप लिख सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम देखेंगे कि इंडिया के लिए देखेंगे तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है। एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है अमेरिका। अमेरिका जो है एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, निर्यात के लिए बहुत ही क्या है, निर्यात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निर्यात के दृष्टिकोण से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। साथ ही हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ एफडीआई का मतलब एफडीआई का स्रोत है। अमेरिका एफडीआई का स्रोत है, ये आप लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है हम दोनों के लिए जो निवेश का मुद्दा है, हम इसको बहुत बारीकी से भी समझेंगे। हम पहले छोटी छोटी बातें आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करता हूं, एक और पॉइंट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बात की कि ऐसे कौन से रिलेशन है जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है। अब हम आगे चल के जब हम चर्चा करेंगे तब हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जो डेटा बनाए हैं, जो आपको चाहिए, वो भी हम लिखेंगे। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर समझ रहे हैं एक दूसरे के लिए हम विन विन सिचुएशन में हैं। यहां मैं अगर बात करूं, डायस्पोरा की बात करूं, तो डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय। यहाँ पे हम कितने प्रवासी भारतीय क्या हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। शॉर्ट में यही है कि जो प्रवासी भारतीय हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, अमेरिका में है। तो प्रवासी भारतीय का मतलब है जो भारतीय इंडियन ओरिजिन के जो वहां रह रहे हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है, ये एक एम्बेसडर है, भारत के राजदूत हैं, एक इमेज बनाते हैं। वहां कोई विदेश नीति जब आती है, फॉरेन पॉलिसी आती है, कानून बनता है, तो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, दोनों देशों के रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है, इस पर भी हमें चर्चा करनी है, इसको लेकर। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक के बारे में हम बात कर चुके, इंडो पैसिफिक को मैं आपको समझा चुका हूं। अगर हम एक और पॉइंट अगर हम अमेरिका के रिलेशन में देखेंगे तो P2P रिलेशन देखें। P2P रिलेशंस का मतलब क्या होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है इससे भी हमारे रिलेशन जुड़े स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक और मुद्दा है, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स को लेके जो है एक सबसे बड़ी दोनों के बीच में चर्चा है, और वो चर्चा है रिफॉर्म्स जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उनकी इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर ग्लोबल गवर्नेंस की बात आती है, वैश्विक संस्थाओं की बात आती है, ग्लोबल शासन की बात आती है। तो वहां पर जो है रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आईएमएफ में, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, वैसे तो और भी इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ में है, आईएमएफ में है, आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक में है, राइट। सभी जगह जो है सुधार की तो सब जगह, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तो सब जगह। लेकिन जब मोदी जी गए तो इन दो मुद्दों पे आईएमएफ यहाँ पे होगा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन हो गया। इन दोनों के बीच जो है बातचीत चली, मोदी जी के बीच में और बाइडेन साहब के बीच।
क्या बातचीत चली? बातचीत यहाँ पे ये चली कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो बहुत पुराना मॉडल हो गया है, उसको मोर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसको कह सकते हैं डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। पूरी दुनिया के जो देश हैं, 5 ही देश पूरे यूनाइटेड नेशंस को चलाएंगे ठीक नहीं है, इसको आप लोकतांत्रिक बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी लोग उसकी वैल्यू समझेंगे और इसका महत्व। बाइडेन साहब ने यहाँ पे सपोर्ट ये किया, हम यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के लिए हम समर्थन आपका करते हैं, भारत को परमानेंट। तो ये अभी चर्चा चल रही है, स्टार्ट हो गया है, देखते हैं क्या होगा। उसी तरीके से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, एनएसजी में भारत को अभी तक सदस्यता नहीं मिली है। भारत को, हमें प्रीलिम्स के लिए जानना चाहिए एनएसजी क्या होता है, हम प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। एनएसजी में भारत को सदस्यता, हम इसकी भी चर्चा आगे डिटेल में करेंगे, बट शॉर्ट में हम पूरे संबंधों को समझ लेंगे एक बार में, तो हम डिटेल में आगे पढ़ पाएंगे। एनएसजी में भारत को सदस्यता के लिए भी जो है समर्थन दिया है। तो ये बात हो गई कुछ ऐसे चीजों की जहां पर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही है और हम एक दूसरे को विन विन सिचुएशन में भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ चीजें ऐसे देखेंगे जैसे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पे कोलैबोरेशन हुआ है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कॉपरेशन। हमारे कॉपरेशन के एरियाज कौन कौन से? तो अगर जब हम सहयोग की बात करेंगे तो सहयोग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, हम उसमें एक दूसरे को सहयोग करेंगे रक्षा में। अब रक्षा में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक तो हम अमेरिका से ड्रोन ले रहे हैं। अब हम ड्रोन अमेरिका से क्यों ले रहे हैं? अमेरिका से ड्रोन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वो इंडियन ओशन का जो क्षेत्र है सर्वेलेंसेस के लिए काम आ सके, ठीक है। इससे भारत की मिलिट्री है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी और हम अपने बॉर्डर्स वगैरह पर नजर रख सकेंगे। तो एक तो ड्रोन का मुद्दा है। एक इंजन है, जो फाइटर प्लेन है उनके जेट इंजन की बात चल रही है, मतलब बात नहीं, हस्ताक्षर हो चुके हैं, हम उनसे जेट इंजन भी खरीदेंगे। हम इन पर डिटेल में बात करेंगे। डिफेंस में 2 चीजें हैं। डिफेंस के बाद हम बात करेंगे कि भारत जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे के साथ जो है काम करेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो आपको अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपको पता होगा कि नासा का और नासा के साथ साथ जो है इसरो का बहुत बड़ा कह सकते हैं सहयोग है स्पेस के फील्ड में, अंतरिक्ष के फील्ड में। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दोनों का प्रोग्राम है इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हमारा दोनों का जो सहयोग है, हम लोग जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो इसको भी हमें हाईलाइट करना है। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि एक आर्टेमस अकॉर्ड हुआ है। तो जो आर्टेमस अकॉर्ड है ये हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, अब आर्टेमिस जो अकॉर्ड है ये क्या है? आर्टेमिस समझौता क्या है? आर्टेमिस समझौता जो है वो क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मेंस में क्या। तो हमें एक तो आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है ये हमको इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारा एक कॉपरेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कॉपरेशन है हमारा। उसके बाद हमने आपको पता होगा निशार के बारे में। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमें चर्चा करनी है स्पेस के फील्ड। जहां तक हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे
जहां तक हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी में एक है आई सेट, ठीक है। आई सेट क्या है? आई सेट है इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयोग है दोनों देशों के बीच में। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, राइट, जो भी आज 5G है, 6G है, इनमें हम एक दूसरे को सहयोग करें। ये टेक्नोलॉजीज की बात हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे आके जो है, जो सेमीकंडक्टर है, सेमी जो कंडक्टर है, आप सेमीकंडक्टर किसमें आप देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स, कारों में लगते हैं, मोबाइल्स में लगते हैं। चिप जिसे हम कहते हैं, चिप बनाने में सबसे ज्यादा कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो नाम है, ताइवान का है, और उसके बाद चाइना का है। और आप देखो कि अगर चाइना और चाइना के बीच में और ताइवान के बीच में लड़ाई हो जाती है रशिया और यूक्रेन के जैसे, तो पूरी दुनिया में परेशानी आ जाएगी चिप को लेकर। और अमेरिका के और चाइना के संबंध तो वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि जो सेमीकंडक्टर है, चिप का जो काम है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए भारत के लिए। तो ऐसे में कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि एक कह सकते हैं कि माइक्रोन कंपनी है, एक अप्लाइड टेक्नोलॉजी है। ये कंपनियां जो है भारत में, गुजरात में प्लांट लगाएंगी, और गुजरात में प्लांट लगने के बाद वहां जो है सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा। इससे भारत में जॉब भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगर हमें आगे आने वाला समय तो यही है, तो भारत को काफी फायदा होगा, एडवांटेज होगा। हमने टेक्नोलॉजी की बात की, हमने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेमीकंडक्टर की बात की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक H1B वीजा इशू है। देखिए, जब अमेरिका में कोई IT प्रोफेशनल जाते हैं तो उनको वहां एक वीजा लेना पड़ता है, और वो वीजा जो है वहां जाके जब आप बाहर आएंगे तब जाके जो है आपको फिर से उसको रिन्यू करना होगा। लेकिन अब अमेरिका में रह के ही इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। भारत एक कॉन्सुलेट खोल रहा है सिएटल में, और अमेरिका भी बैंगलोर जैसे क्षेत्र, जैसे शहर में जो है अपना कॉन्सुलेट खोल रहा है, और कॉन्सुलेट खोले जा रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक हमारे और अमेरिका के बीच में रिलेशन जो डिस्टर्ब है, नेटो प्लस को लेके है। नेटो प्लस मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद रशिया को लेके, रशिया पे हमेशा अमेरिका ने ये सोचा है कि भारत समर्थन दे रशिया कह सकते अमेरिका का, वेस्टर्न अलायंस में शामिल हो जाए। हमने अमेरिका की बात न मानते हुए हमने सिर्फ कहा, पुतिन साहब से मिले तो कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, बस। अमेरिका से हमने तेल खरीदा, कम से कम दामों में खरीदा, हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई, अमेरिका की बात नहीं मानी। ये कुछ डाइवर्जन है। WTO में हमारे डिस्प्यूट है, विश्व व्यापार संगठन में हमारे डिस्प्यूट है, विवाद है। एक GSP स्टेटस है, उसको लेके भी हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। GSP स्टेटस है, उसको लेके भी चर्चा करेंगे क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कानून है जिसका आपने सुना होगा, काटसा बोलते हैं उसको। काटसा एक ऐसा कानून है कि आप जो भी रशिया वगैरह से अगर कोई, ईरान से अगर कोई हथियार खरीदेगा तो अमेरिका उसको प्रतिबंधित कर देगा। ऐसा अमेरिका का कानून है, ये भी हमें समझना पड़ेगा ये क्या है। भारत को वैसे उन्होंने कंसेशन दिया है, लेकिन फिर भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब भारत के लिए सबसे खास बात है कि भारत यहाँ पे क्वाड में है, और क्वाड के अगेंस्ट में है, चाइना है, ठीक है, रशिया है, ठीक है। अब सोचो आप, अब यहाँ पे हम किसके साथ में, ब्रिक्स के साथ में है, और SCO के साथ में है। तो भारत की देखिए, भारत एक तो क्वाड में भी शामिल है, और यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे रशिया और चाइना। तो हम देखिए दोनों खेमों में चल रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है ब्रिक्स में हम लोग शामिल है। ब्रिक्स के तो ईरान
पीछे पड़ा हुआ है कि हमें भी इसका मेंबरशिप बना लो, क्योंकि ईरान अमेरिका की तो बन नहीं रही है। अभी आज मैंने न्यूज देखा था ब्रिक्स में इथियोपिया भी आना चाहता है, इवन पाकिस्तान बोल रहा है हमको भी ब्रिक्स में शामिल ले लो। तो ब्रिक्स की एक अपनी इमेज है, अगर उसको पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल कर दिया जाएगा फिर तो सब बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि भारत की जो भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी थी, ये कहा था कि एक बात है एआई, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मोदी जी ने कहा अमेरिका और इंडिया, एक नई बात कही है, ऐसे शब्दों को हम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम शॉर्ट में देखें तो कंक्लूजन की बात अगर हम करें तो ये 21st सेंचुरी की जो दोस्ती है इसमें काफी आशाएं हैं, होप है, एम्बिशन है, आकांक्षाएं हैं, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, और एक न्यू लेवल ऑफ ट्रस्ट है, एक नया विश्वास है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों ही ग्लोबल लीडर हैं, वैश्विक नेता हैं, पूरी दुनिया की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, इंडो पैसिफिक की समस्या हो, वर्ल्ड का ग्लोबल ऑर्डर हो, ये सब हम लोग जो है मिलजुल के इसको जो है क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इन समस्याओं से सुलझा सकते हैं, इन समस्याओं को और सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे खास महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी देश की यात्रा पे होते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे हमारे देश में बराक ओबामा है, साहब पुराने राष्ट्रपति हैं, अब हो सकता है कि उनको इतना अटेंशन मीडिया के द्वारा नहीं मिल रहा हो, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सुपुगा छोड़ दिया कि साहब भारतीय मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, उनकी सुरक्षा अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया एक तरीके से, करिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि मोदी जी से मिलूंगा तो मैं यही बात करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत में सारे धर्म के लोग आसानी से अच्छे से रहते हैं, यूनिटी से रहते हैं। आज आप देखेंगे स्वीडन में, स्वीडन डेमोक्रेसी में उसकी सबसे अच्छी लिस्टिंग में आता है, वो सबसे आगे हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे आता है, फिर भी वहां कुरान जलाई जा रही है। तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि भाई अरे भाई ये कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत में सभी धर्मों की छुट्टी होती है, सभी कोई भी त्योहार है, संविधान में उनको वो दिए गए हैं क्या अधिकार। संविधान बनाने में मुस्लिम लोगों की भूमिका इंपॉर्टेंट है। देखिए इवन जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब कुरान पढ़ी गई, अब इससे ज्यादा सेक्युलर का उदाहरण क्या दे सकते। तो कुल मिला के मोटा मोटी तौर पे हमने देखा है, ये देखा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, ऑटोनॉमी भारत चाहता है, स्वतंत्र भारत चाहता है, मतलब किसी के द्वारा हम रेगुलेट नहीं किए जाएंगे। लेकिन भारत अमेरिका का एलाय नहीं है, एलाय का मतलब हम गठबंधन में नहीं, हम एक पार्टनर है, बस यही इसकी पूरी जो है समरी है, अमेरिका और इंडिया के रिलेशन। अभी सवाल ये उठता है कि जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे इस आंसर को कैसे लिखेंगे। तो एक बार आपका पूरा फ्रेमवर्क बन जाएंगे, अब डिटेल में जो जो चीजें हैं अगर हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो आपके पास इतना मैटर होगा, इतना मसाला होगा कि आप उस चीज को अच्छे से लिख पाएंगे जैसे भी प्रश्न। क्या समझी बेटा मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो मेरी कहने का मतलब है इन डिटेल में करीब जो है 1 आवर और लगे इसको लिखने में, तो इसलिए कल हम इसको लिखेंगे, आज आपको ये समझ में आ गया है। हाँ। ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं, मुख्य परीक्षा में क्या होता है, मुख्य परीक्षा में हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं बस, हाँ। जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं आप आराम से लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है, फैक्चुअल चीजें होती हैं, आए याद तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। तो हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट होगा और मेंस में क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, मतलब कल का मतलब ये है कि हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें, लेकिन अगर मेरे को कुछ मटेरियल मिलता है तो आप उसको लिख लेना जब समय मिले, हो सकता है कि दूं तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया है ना बेटा। जी सर। लिख लेना उसको, चलेगा बेटा। तो मैं जो हूँ आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको कंप्लीट। ठीक है सर।
जी बेटा, जी। रखो बेटा। हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा।